और बाबा जी इस समय पुणे में हैं और बड़ी निकटता से पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ क्षेत्र में देख रहे हैं चुनाव की गतिविधियां, और पुणे में भी देख रहे हैं। अब मुंबई का आइडिया तो है ही। तो सबसे पहले हम आप जरा महाराष्ट्र के जो कॉरपोरेशंस का जो चुनाव हो रहा है, और इस समय बड़ी ज़बरदस्त क्या कहें उसको, जद्दोजहद तो नहीं चल रही है, लेकिन वाद विवाद जो है, वाद वितंडा अवश्य हो रही है, जिसमें कि कोई पुंगी भी बज रही है, लुंगी भी उठ रही है, और रसमलाई भी आ रही है, और कौन है वो, बड़वे भी आ रहे हैं, लात भी मारी जा रही है। तो साहब, बाबा जी थोड़ा सा, क्योंकि आप वहीं बैठे हैं, तो जरा बताइए क्या हो रहा है। पहले ये बताइए मेरी साउंड सर कैसी आ रही है? साउंड सही है? बिल्कुल ठीक है। तो देखिए, मैं इस वक्त पुणे के पास जो नया पुणे है उसको पिंपरी चिंचवड़ बोलते हैं। पुणे शहर में दो नगर पालिकाएं हैं, एक पुणे और एक पिंपरी चिंचवड़। मैं इस वक्त पिंपरी चिंचवड़ में हूं। पुणे ट्रेडिशनली भाजपा का गढ़ है, उसमें कोई इशू ही नहीं है। और पिंपरी चिंचवड़ ट्रेडिशनली शरद पवार का, मराठों का गढ़ रहा ये है। पुणे कॉरपोरेशन को, पुणे नगर निगम को बांटा ही इसलिए गया था कि पिंपरी चिंचवड़ में इनकी सरकार बन सके। ये शरद पवार का ही आइडिया था कि साहब इसको अलग कर लो, क्योंकि पुणे जो है, संयुक्त पुणे में तो बीजेपी मार ले जाती है, इसको अलग कर दो, ये हमारा स्ट्रांग होल्ड रहेगा। जी। तो ट्रेडिशनली सर ये पिंपरी चिंचवड़ जो है ये शरद पवार का गढ़ रहा है और ये मराठा राजनीति का केंद्र रहा है। अच्छा, एक चीज और बताऊं, मैं आपको बताऊं, हम यहाँ पे पिंपले सौदागर नामक एक कॉरपोरेशन एरिया में हैं। अब शरद पवार और बीजेपी, ये एक जगह पे 4 पैनलिस्ट होते हैं सर, एक वार्ड में, तो 8 कैंडिडेट हैं। आपको ताज्जुब होगा कि 8 में से 7 का सरनेम काटे है, एक भिसे है, मतलब ये सब मराठास हैं। शरद पवार की पार्टी से 4 कैंडिडेट, चारों का सरनेम काटे, और भाजपा के 3 कैंडिडेट, 3 का नाम काटे, एक का नाम भिसे, मतलब सारे कैंडिडेट्स ही मराठा हैं और किसी वर्ग जाति समूह के लिए कोई स्थान नहीं। ये मराठा राजनीति का आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा प्रभुत्व है। अब सब मराठाओं में क्या है कि 50% वोट बीजेपी ने तोड़ लिया है। और भाई आईटी का गढ़ है। इस वक्त जहां पे हम हैं पिंपले सौदागर में 170 सोसाइटीज में हमने जनसंपर्क मैंने किया है। वी वेंट टू 170 सोसाइटीज, वहां छोटी छोटी सभाएं हुई हैं। और वो है पूरा नॉर्थ इंडियंस का और बाहर से आए हुए लोगों का, और 100% बीजेपी। तो इस बार पहली बार पिंपरी चिंचवड़ में शरद पवार का सिंहासन हिलता हुआ नजर आ रहा है। ये तो हो गई पिंपरी। पुणे में तो वैसे ही क्लीन स्वीप है बीजेपी की। अब मुंबई चलते हैं सर। हाँ, मुंबई में बड़ा इंटरेस्टिंग है साहब। मुंबई में सर 227 सीटें हैं वहां पे। जी। तो सर मुंबई में आप भाऊ के साथ मेरी भी काफी लंबी लंबी वीडियोस बनी है, अपने अवनीश भाई की भी बनी है, आपके साथ भी भाऊ रेगुलर बताते रहे हैं। तो वो भाऊ वाली बात एकदम हूबहू मुझे तो दिखाई दी कि सर बीजेपी एंड एकनाथ शिंदे का गठबंधन इज गोइंग टू स्वीप द इलेक्शंस। टोटल मुंबई, ठाणे और जितनी भी उनकी वो भी हैं। और ये जो झल्लाहट बौखलाहट दिखाई दे रही है ना राज ठाकरे की सर, क्योंकि वाकई बहुत बुरा हाल है। वो इसलिए है कि जो कोर वोट था वो तो चला गया बीजेपी में, या एकनाथ शिंदे हो गए। विधानसभा में मुस्लिम वोट इनको मिल गया था, लोकसभा में, विधानसभा में भी मिला था।
पर इस बार कांग्रेस अलग लड़ रही है, इसलिए मुस्लिम वोट भी नहीं मिलने जा रहा है। ये मुस्लिम वोट को पटाने की, उनकी खुशामद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों इनका एक बयान छपा जिसमें इन्होंने 92 के दंगों के लिए और 92 के बाबरी विध्वंस के लिए मुसलमानों से बाकायदे माफी मांगी। तब बाला साहब ठाकरे की आत्मा ऊपर स्वर्ग में बैठ के क्या सोच रही होगी। वो हमारे यहाँ एक कहते हैं ना कि बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पुत्र कमाल। बेचारे बाला साहब ठाकरे की पूरी लेगेसी जो है वो अपने आप को जो है हिंदू हृदय सम्राट कहलाते थे। बेटा जो है मुसलमानों के वोट के लिए मुसलमानों से माफी मांगता फिर रहा है, पर वोट फिर भी नहीं मिल रहा। अच्छा, जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं वहां पे एमएम बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है, अबू आजमी बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहा है। अच्छा, वहां पे ये शरद पवार वाली पार्टी एनसीपी एकदम गायब है। सिर्फ नवाब मलिक के प्रभाव क्षेत्र की जो सीटें हैं या नवाब मलिक का जो प्रभाव, वहां पे 5-7 सीटें कुल ऐसी होंगी जहां पे नवाब मलिक का प्रभाव क्षेत्र है। इसलिए शरद पवार एंड अजीत दादा पवार मुंबई से एकदम गायब हैं। ठाणे हमेशा से एकनाथ शिंदे का लड़ रहा है, वो अभी भी है। तो सर इस इलेक्शन में, अच्छा, पूरे बाकी महाराष्ट्र का भी तकरीबन यही हाल है। बीजेपी इज गोइंग टू क्लीन स्वीप। जो थोड़ी बहुत लड़ाई है वो पिंपरे चिंचवड़ में है, पुणे वाली जो आपने बताई वो वाली जिसमें अभी मैं बैठा हुआ हूं, या थोड़े बहुत सतारा सांगली वगैरह एक दो सिटीज में जो थोड़ी बहुत लड़ाई होगी तो होगी। तो ये है सर अभी तक की रिपोर्ट जी। अब वो जो उन्होंने अन्नामलाई पे जो ओछी घटिया टिप्पणी की है उस पर चर्चा बाद में करेंगे। जरा अवनीश भाई को चर्चा में ले लेते हैं। जी अवनीश जी। जी वैसे तो हमारे आपके और सोर्स एक ही हैं, भाऊ। हाँ बिल्कुल भाऊ हैं, और मैं उन्हीं को कोट करते हुए शुरू करना चाह रहा था, मैं करता भी हूँ। मैंने चर्चा के दौरान भाऊ से पूछा कि भाऊ, लोकसभा में महाराष्ट्र और यूपी ने बड़ा लंबा झटका दिया था बीजेपी को, लेकिन विधानसभा आया, उसके बाद शहरी निकाय आया, और आप कह रहे हैं कि भाऊ ये कह रहे थे कि यार तुम इलेक्शन की बात करो, यहाँ विपक्ष लड़ ही नहीं रहा है, वो केवल एक दिखावा कर रहा है और एक रस्म अदायगी कर रहा है। तो मैंने पूछा कि आप बीएमसी को लेके भी इतने कॉन्फिडेंट हैं, जैसा कि बाबा जी ने भी कहा, बिल्कुल इस तरह से फीडबैक भाऊ का भी। तो उन्होंने मुझे डांट दिया। उन्होंने कहा यार आप लोग जो है ना वो ठीक से अध्ययन करते नहीं हो। लोकसभा में कहा क्या उल्टा हुआ। मैंने कहा अरे भाऊ, यूपी में अच्छी खासी सीटें बीजेपी की कम हुई और महाराष्ट्र में भी कम हुई। बोले वोटों का अंतर कितना था। उन्होंने कहा 2 लाख वोटों का अंतर था। बोले बीजेपी वालों की काहिली है, तुम्हारे यूपी में पता नहीं क्या हुआ होगा, वो तो फैक्टर अलग अलग है, लेकिन महाराष्ट्र में केवल आलस पने की वजह से ये जो तुम्हें दिखाई दिया। महाराष्ट्र का मतदाता 2024 के लोकसभा में भी उसी तरह महायुति के पीछे तैयार था, जिस तरीके से तुमने विधानसभा में देखा, जिस तरीके से निकाय में देखा, और जो तुम बीएमसी और बाकी निकाय चुनाव नगर निगम में देखोगे। हमने कहा चक्कर क्या है। तो अब मुझे चक्कर क्या समझ में आता। मैंने फिर भाऊ से पूछा है, और उसको रिपीट करना बड़ा जरूरी है कि उससे ये चीजें दिखाई देंगी। मैंने कहा भाऊ आखिर ऐसा क्या है। लोकल मुद्दों पर विधानसभा कभी कहा जाता था कि स्टेट का इलेक्शन भाई लोकल मुद्दों पर, स्टेट के मुद्दों पर लड़ा जाता है, और निकाय का तो और ज्यादा लोकलाइज्ड मुद्दा होता, आज तो फलाने ठिकाने। और उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि इस तरीके से एक ही पार्टी के प्रति वोटर जो है बिल्कुल डिसाइड होके बैठा हुआ है। ये क्या है। मुझे सर जो समझ में आता है कि ये राष्ट्रवाद और बहुसंख्यक यानी सनातन प्रेमी राजनीति या सनातन समर्थक राजनीति, उसके साथ विकास का कॉम्बिनेशन। और शायद यही वजह है कि लोकसभा के लेवल पर भी, महाराष्ट्र के आगे अगर ले जाइएगा तो थोड़ा सा और जनरलाइज हो जाती हैं चीजें कि क्यों तीसरी बार सरकार आ गई। ठीक है 240 से आई, वो एक अलग इशू है, लेकिन सत्ता का ऐसा रिपीटिशन जो दिखाई दे रहा है और वो परमानेंट हो रहा है, अलग अलग स्टेट्स में हो रहा है। डबल इंजन का कॉन्सेप्ट आप देखिए तो वो आगे बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि मतदाता ये चाहता है कि भैया देखो,
भले हमारे नगर पालिका का, हमारे कारपोरेट का, मतलब इसका कॉरपोरेशन का, या हमारी जो है तालुका है उसका विकास है, लेकिन उसके साथ अगर वो विकास करने वाला कोई राष्ट्र विरोधी राजनीति करने वाली पार्टी हो, कोई ऐसे नेता हो, कोई जो सनातन को हेट करता हो या उसके विरुद्ध जाता हो, वैसा नेता हो, हमको नहीं चाहिए उसके हाथ से विकास। यानी राष्ट्रवाद के साथ खड़ी हुए लोगों को, और मैं तो अब ये कहता हूं सर, आगे आने वाले दिनों में, अभी हम इसका कारपोरेट का बात कर रहे हैं, अभी नगर निगम का बात कर रहे हैं, मैं तो ग्राम पंचायत इलेक्शन में भी देख रहा हूं। उत्तर प्रदेश में ही आप देखिएगा 2027 से पहले ग्राम प्रधानी का चुनाव है, पंचायत का चुनाव। तो मुझे जो लग रहा है कि ये पैराडाइम शिफ्ट हुआ है कि लोकल मुद्दे हों, लेकिन उन सारे मुद्दों के ऊपर राष्ट्रवाद का, राष्ट्र की भावना का, बहुसंख्यक के हितों का, ये एक ऐसा परमानेंट स्क्रिप्ट लिखे जा चुके हैं पॉलिटिकल रूप से, जो कि हर इलेक्शन में असर डाल रही है। महाराष्ट्र में भी हमें वही देखने को मिल रहा है। बाकी रही बात, बाबा जी ने बिल्कुल सही कहा कि अच्छा सर, उद्धव ठाकरे के पास बचा क्या है? शिवसेना तो बची नहीं, सिंबल बचा नहीं, वोटर बचे नहीं। तो फिर उसका एक फ्रस्ट्रेशन, जैसा कि ममता बनर्जी का फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी थोड़ा अराजक हैं, वो अपने इस अराजकपने पर उतर आई हैं। तो महाराष्ट्र में जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, और क्लीन स्वीप की बात बाबा जी कह रहे हैं, भाऊ का भी इनपुट है, हम भी जिससे भी बात करते हैं तो ये आता है नहीं, मौसम और माहौल इसी तरह का बना हुआ। तो मुझे लगता है कि राष्ट्रवाद, बहुसंख्यकवाद, और मैं साफ कहता हूं बहुसंख्यकवाद, अभी हम लोग एक और टॉपिक पे बात करेंगे डोभाल साहब वाले पे, तो इस तरीके से वोकल होना, चाहे अन्नामलाई आप देखिए, अन्नामलाई का वोकल होना, तो ये सब अनायास नहीं है। मतलब वहां पर फडणवीस साहब अन्नामलाई को उस टाइप का क्या, मतलब एड्रेस करते हुए नजर आ रहे हैं कि अरे शांत गदाधारी भीम शांत। फडणवीस कह रहे हैं कि अरे कोई बात नहीं, उनको सीरियसली मत लीजिए। तो मुझे लगता है कि ये आपको भाजपा की राजनीति में भी दिखाई दे रही है, क्योंकि उसको जमीन से भी ये रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि एक परमानेंसी की तरफ बढ़ रहा है, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो आपका निकाय चुनाव हो। तो महाराष्ट्र में भी ये चीज दिखाई दे रही है, और महाराष्ट्र ने ये एक ऐसी जो राजनीति का एक नया फ्लेवर दिखाया है, जो कि कंटिन्यूअस, वरना हो जाता है कि ठीक है भाई चलो विधानसभा में उठा के पटक दिया, निकाय में अलग अलग लड़ लिए, शरद पवार का कोई अलग इलाका है, वहां पर थोड़ा सा हो गया मराठा पॉलिटिक्स और मराठा अस्मिता। और यहीं से एक चीज निकल के आती है सर, ये जो क्षेत्रीय अस्मिताएं हैं, वो राष्ट्रवाद की मुख्य धारा में कहीं ना कहीं जाके अपने आप को सकारात्मक तरीके से विसर्जित कर रही हैं, उनका मिलन हो रहा है। और ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा जब बंगाल में आएगा। बंगाली आइडेंटिटी जिस दिन राष्ट्रवाद की आइडेंटिटी में जाके समाहित हुई, तो फिर ममता बनर्जी का क्या होगा, या वहां पर विरोधी राजनीति का क्या होगा। तो महाराष्ट्र में भी मुझे यही दिखाई दे रहा है। मुझे एक स्लोगन याद आता है, वो होता है ना सर, कभी आता था कि जब वही सफेदी वही चमकार कम दामों में मिले तो कोई ये क्यों न ले वो क्यों ले। तो अगर राष्ट्रवाद के फ्लेवर के साथ हिंदू और सनातन प्रेम के साथ अगर हमको सड़क नाली खड़ंजा भी मिल रहा है, हमारा कारपोरेटर भी मिल रहा है, तो फिर दूसरे की कोई स्थान क्यों बनाए। महाराष्ट्र में मुझे लग रहा है कि यही है, जितना भी मैंने बात किया लोगों से या जानकारी।